कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां सुबह होने का मतलब उम्मीद नहीं, बल्कि मौत के साथ एक और दिन का शुरू होना था। आज से 20 लाख साल पहले अफ्रीका कोई हरा भरा स्वर्ग नहीं था। यह एक बंजर अखाड़ा था। न सिर पर छत थी, न पैरों में जूते। जमीन इतनी गर्म थी कि पैर जल जाए। यहां कमजोर के लिए कोई जगह नहीं थी। जंगल का नियम साफ था, या तो झुंड में रहो या मर जाओ। यही एंट्री होती है हमारे पहले नायक की, होमो इरेक्टस। ये हम जैसे नहीं दिखते थे, लेकिन इनमें एक बात हमारे जैसी थी, साथ रहने की जिद। ये 20 से 30 लोगों की छोटी छोटी टोलियों में रहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस नर्क में अकेला इंसान शेर का नाश्ता है। लेकिन सिर्फ साथ रहना काफी नहीं था। भूख मिटाने के लिए उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो कुदरत ने उन्हें नहीं दिया। नुकीले पंजे। इंसान ने पत्थर उठाया, उसे दूसरे पत्थर से मारा। इसे बनाने के लिए उसे 50 से 60 बार सटीक चोट मारनी पड़ती थी, तब जाकर तैयार हुआ एशुलियन हैंड एक्स। यह इतिहास का पहला आविष्कार था। वैज्ञानिकों को जमीन के नीचे ऐसे 15 लाख साल पुराने हथियार मिले हैं। देखने में यह सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा था, लेकिन उस समय के लिए यह आज की AK-47 जैसा था। अब इंसान तैयार था अपने सबसे बड़े शिकार के लिए। जरा इस नजारे को देखिए। एक तरफ 12 फीट लंबे दांतों वाला 6000 किलो का पहाड़ जैसा मैमथ, और दूसरी तरफ सिर्फ 5.5 फीट का इंसान। लेकिन इंसान के पास एक प्लान था। 3-4 आदिमानवों की टोली अलग अलग होकर बंट जाता था और अचानक हमला किया। चारों तरफ से पत्थर बरसाने लगे। कुछ लोग चिल्लाते हुए आगे बढ़े ताकि मैमथ का ध्यान भटका सके, और जैसे ही मैमथ पलटा, पीछे से सबसे ताकतवर शिकारी ने अपनी पूरी जान लगाकर हैंड एक्स औजार से उसकी टांगों पर मारा। मैमथ गिर गया। इंसान जीत गया। उस दिन उन्होंने सिर्फ मांस नहीं पाया था, उन्होंने अपनी शक्ति पहचान ली थी। उन्होंने साबित कर दिया था, अगर वे एक साथ आ जाएं, तो धरती का सबसे बड़ा जीव भी गिर सकता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही टीम वर्क जल्द ही उनकी सबसे बड़ी बदनसीबी बनने वाला है। फिर कुदरत ने पासा पलट दिया। मौसम बदलने लगा। हवा सूखी हो गई। नदियां पतली धार में बदल गईं। मैमथ झुंड गायब होने लगे। छोटे जानवर भी कम हो गए। फलदार पेड़ सूख गए। संसाधन लगभग 70 से 80% तक गिर चुके थे। अब सवाल यह नहीं था शिकार कैसे करें, अब सवाल था बचेगा कौन। वही 20 लोगों का समूह जो कल तक एक परिवार था, अब हर सुबह खाली पेट जाग रहा था। बुजुर्ग कमजोर पड़ रहे थे, शिकारी खाली हाथ लौट रहे थे। और तभी दूर धूल के पार एक और मानव समूह दिखा। वो भी भूखे थे, वो भी प्यासे थे, वो भी उसी सूखती नदी की ओर बढ़ रहे थे। अब पानी सिर्फ एक समूह के लिए बचा था। यहीं से भाईचारे का अंत हुआ। भूखे पेट ने दिमाग से सोचने की ताकत छीन ली। बातचीत की कोई लैंग्वेज विकसित नहीं हुई थी। विश्वास की कोई व्यवस्था नहीं थी। सिर्फ एक नियम था, जो मजबूत है वही बचेगा। वही पत्थर का हथियार जिसे मैमथ की मोटी चमड़ी काटने के लिए बनाया गया था। आज पहली बार 2 इंसानी गुट आमने सामने खड़े थे। दोनों के हाथ में वही पत्थर के भाले जो एक इंसान के सिर पर गिरा। यह इतिहास का पहला मर्डर था। उन्होंने मैमथ को मारने के लिए जो सहयोग सीखा था, आज उसी का इस्तेमाल उन्होंने अपनी ही प्रजाति को मारने के लिए किया। यह कोई महायुद्ध नहीं था, बस जिंदा रहने की एक गंदी और खूनी झड़प थी। लेकिन यह लड़ाई तो अपनों के बीच थी। दोनों की ताकत बराबर थी। दोनों के हथियार एक जैसे थे। लेकिन दोस्तों, असली युद्ध तो अब आने वाला था, जब उनके सामने खड़ा होने वाला था कोई दूसरा मानव समूह नहीं, बल्कि एक अलग प्रजाति। एक ऐसी प्रजाति जिसका शरीर उनसे अधिक चौड़ा था, जिसकी हड्डियां अधिक मजबूत थीं, और जिसका मस्तिष्क उनसे लगभग 20% बड़ा था। तो सवाल उठता है, जब ये 2 प्रजातियां आमने सामने आई होंगी तो कौन बचा होगा? आज से करीब 3 लाख साल पहले अफ्रीका की कोख से एक नई प्रजाति ने जन्म लिया, होमो सेपियंस, यानी हम शारीरिक रूप से इरेक्टस जितने मजबूत नहीं थे। हमारी हड्डियां पतली थीं, लेकिन हमारे पास एक ऐसा हथियार था जो किसी और के पास नहीं था, एक अपग्रेडेड दिमाग। हम सिर्फ इशारों में बात नहीं करते थे। इतिहास में पहली बार किसी प्रजाति के पास कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज थी। हम सिर्फ खतरा नहीं चिल्लाते थे, हम बता सकते थे कि खतरा नदी के पीछे 2 पेड़ों के बीच छिपा है। यही कम्युनिकेशन हमारा सबसे बड़ा हथियार बना। हम 10 नहीं
बल्कि 100 अजनबियों के साथ मिलकर एक सेना बना सकते थे। और जब अफ्रीका छोटा पड़ने लगा तो यह नई सेना निकल पड़ी दुनिया फतह करने। और होमो सेपियंस ने वही किया जो उनके पूर्वजों ने किया था, पलायन। उन्होंने अपना चेहरा उत्तर और पश्चिम की तरफ मोड़ा, यूरोप की धरती पर। उन्हें लगा कि वहां खाली जमीन उनका इंतजार कर रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। वहां बर्फ और कोहरे के बीच एक दूसरी इंसानियत पहले से राज कर रही थी। निएंडरथल ये कोई साधारण आदिमानव नहीं थे। ये हिमयुग के लिए बने जीवित टैंक थे। इनका शरीर छोटा लेकिन लोहे जैसा चौड़ा था। इनकी हड्डियां हमसे 20% ज्यादा मजबूत थीं। इनका दिमाग हमसे बड़ा था। इनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये बाइसन और मैमथ से कुश्ती लड़कर उन्हें भाले से मारते थे। ये सेपियंस को देखकर डरे नहीं, बल्कि उनकी आंखों में एक चमक आई। उन्हें लगा आज रात का खाना खुद चलकर आया है। दो अलग अलग दुनियाएं टकराने वाली थीं। यह इतिहास का पहला असिमेट्रिकल वॉर था। एक तरफ निएंडरथाल्स की ताकत, दूसरी तरफ उन्नत हथियारों वाले के साथ लैस सेपियंस। निएंडरथल के पास भारी भाले थे। उन्हें मारने के लिए दुश्मन के गले तक पहुंचना पड़ता था। यह क्लोज कॉम्बैट था, लेकिन सेपियंस चालाक थे। उन्होंने अपनी दुबली हड्डियों का फायदा उठाया। वो तेज दौड़ सकते थे और उन्होंने आविष्कार किया प्रोजेक्टाइल वेपन्स का। तीर, कमान और भाला फेंकने वाला यंत्र। यहीं से खेल बदल गया। निएंडरथल अपनी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। सेपियंस की हिट एंड रन की रणनीति ने निएंडरथल को थका दिया। उनके भारी शरीर को बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए थी। लड़ते लड़ते वो भूखे मरने लगे। उन्होंने घुटने टेक दिए। सेपियंस ने न सिर्फ उन्हें युद्ध में हराया, बल्कि उन्हें अधीन कर लिया। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है कि विजेता सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं करता, वो लोगों को भी बंधक बना लेता है। युद्ध के मैदान में खून बहा, लेकिन गुफाओं के अंदर कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। इंटरब्रीडिंग। कई जगहों पर सेपियंस पुरुषों ने निएंडरथल महिलाओं को अपना साथी बना लिया। दो अलग अलग प्रजातियां एक हो रही थीं। यही वजह है कि आज भी यूरोप और एशिया के हम जैसे आधुनिक इंसानों के डीएनए में 1% से 2% निएंडरथल जीन जिंदा हैं। लेकिन इस शादी और मेल मिलाप के साथ सेपियंस अपने साथ एक ऐसा हथियार लाए थे जो दिखाई नहीं देता था। नए वायरस और बीमारियां। सेपियंस का शरीर जिन बीमारियों से लड़ना सीख चुका था, निएंडरथल का शरीर उनके लिए तैयार नहीं था। निएंडरथल अंदर से खोखले होने लगे। उनकी आबादी गिरने लगी और धीरे धीरे यूरोप के जंगलों से उनकी आवाजें हमेशा के लिए खामोश हो गईं। मैदान साफ था। प्रतिद्वंदी खत्म हो चुका था। अब पूरी दुनिया पर सिर्फ एक ही प्रजाति का राज्य था, होमो सेपियंस, यानी हम। हमें लगा हम विश्व विजेता हैं। हमें लगा अब हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हमें क्या पता था कि हमारी यह जीत बहुत छोटी होने वाली है। हमने दुश्मनों को तो हरा दिया था, लेकिन अब कुदरत हमसे हिसाब बराबर करने वाली थी। आखिर वह प्रकृति का क्या प्रकोप था जिससे युद्ध अब संगठित रूप में बदलने वाला था। आज से करीब 20,000 साल पहले कुदरत ने अपना सबसे ठंडा जाल फेंका। लास्ट आइस एज तापमान गिरा और दुनिया फ्रीजर बन गई। जो घटियां कल तक फलों और जानवरों से भरी थीं, वो अब सफेद रेगिस्तान थीं। रिसोर्सेज कम नहीं हुए, वो गायब हो गए। भूख सिर्फ पेट को नहीं जलाती, वो दिमाग की वायरिंग बदल देती है। जब संसाधन कम होते हैं तो इंसान का दिमाग शांति नहीं, सॉल्यूशन खोजता है। और यहीं से इंसान के ब्रेन के अंदर एक नया और खतरनाक इवोल्यूशन शुरू हुआ। जैसे कि आदिमानव की दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो भविष्य की प्लानिंग करता है, उन्होंने जब इस विकट स्थिति को देखा जहां भोजन मिलना बंद हो गया था, तो उनके दिमाग के वह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हिस्सा सोचा कि जंगल में संसाधन सीमित हो रहा है। अगर मैं कब्जा नहीं किया तो कोई और ले जाएगा और फिर मेरा परिवार मरेगा। यहीं से सोच बदलती है। और इसी समय शरीर में एक और प्रक्रिया चल रही थी। खून में एक रसायन बहता है, ऑक्सीटोसिन। यह वही रसायन है जो हमें अपने बच्चों से जोड़ता है, अपने कबीले से प्रेम करवाता है, एक दूसरे के लिए मरने को तैयार करता है। लेकिन इसका एक दूसरा चेहरा भी है। जितना यह अपने लोगों के लिए प्यार बढ़ाता है, उतना ही बाहर वालों के लिए दूरी और शक भी बढ़ाता है। दिमाग दुनिया को बांट देता है। लोग
यह ह्यूमन एवोल्यूशन का सीधा प्रभाव यूरोप की एक जमी हुई घाटी में रह रहे दो समूह पर पड़ रहा था। ऊपर पहाड़ी पर था नेमन कबीला, जिसमें 30 से 40 सदस्यों का एक समूह था, जिसका सरदार केलन था। इस आइस एज ने उनका सब कुछ छीन लिया था। भूख के कारण उनके बच्चे रोते रोते सो जाते थे। आग बुझने को थी। नीचे सुरक्षित गुफा में था टकला कबीला, जिनके सरदार था बारा। उनके समूह गर्मियों में मेहनत की थी, सूखे मेवे जमा किए थे, शहद रखा था, मांस सुखाकर बचाया था। नीचे जीवन था, ऊपर भूख। एक रात हवा के साथ मांस की खुशबू ऊपर तक पहुंची। केलन चुप खड़ा रहा। उसकी आंखें गुफा की आग पर टिकी थी। अब वह तर्क नहीं सुन रहा था। उसके कानों में सिर्फ अपने बच्चों की रोने की आवाज गूंज रही थी। अगर आज नहीं लिया तो कल वे नहीं बचेंगे। रात गहरी हुई। केलन ने अपने लोगों को इशारा किया। इस बार उनके हाथ में सिर्फ पुराने मोटे पत्थर नहीं थे। उन्होंने छोटे तेज धार वाले पत्थर बनाए थे, माइक्रोलिथ्स, छोटे ब्लेड जैसे टुकड़े जो भाले की नोक पर बंधे थे। वे बर्फ पर धीरे धीरे रेंगते हुए नीचे उतरे। दिल की धड़कन तेज थी, सांस ठंडी हवा में धुंध बन रही थी। और फिर रात के अंधेरे में हमला हुआ। यह युद्ध मारने के लिए नहीं था, यह लूटने के लिए था। केलन के लोग बारा की गुफा में घुस गए। मांस छीना गया, सूखे मेवे लूटे गए, और जिसने रोकने की कोशिश की उसे उन माइक्रोलिथ्स हथियार ने हमेशा के लिए शांत कर दिया। उस रात बर्फ पर जो खून गिरा वो किसी जानवर का नहीं, भाई का था। इंसान ने सीख लिया था कि शिकार करने से आसान है छीन लेना। नेमन कबीला जीत गया। उस रात उनके बच्चे पेट भरकर खाए, लेकिन उस रात उन्होंने एक नई और खतरनाक चीज सीखी। उन्होंने समझा कि ताकत ही असली संसाधन है। अगर उन्हें अपनी जमीन और खाने को बचाना है तो उन्हें सिर्फ शिकारी नहीं, सिपाही चाहिए। उन्हें एक ऐसा समूह चाहिए जिसका काम शिकार करना नहीं, बल्कि हमला करना और रक्षा करना हो। यहीं से मानव इतिहास में आर्मी का विचार पैदा हुआ। ये छोटी मोटी लूटपाट तो बस शुरुआत थी, लेकिन सवाल ये है, जब यह आर्मी का विचार हकीकत बना तो इतिहास में पहली बार दो सेनाएं आमने सामने कहां टकराईं? दोस्त, वक्त का पहिया फिर घुमा। आज से करीब 12,000 से 14,000 साल पहले बर्फ का युग खत्म होने लगा। धरती गर्म होने लगी, नदियां फिर से बह निकली, जंगल हरे हो गए। इंसान के लिए यह खुशखबरी होनी चाहिए थी ना? लेकिन इतिहास गवाह है, जब दौलत बढ़ती है तो उसे छीनने वाले भी बढ़ जाते हैं। नदियों के किनारे अब सिर्फ पानी नहीं था, वहां जीवन था, मछलियां थीं, पेड़ थे। इंसान अब समझ गया था कि उसे भोजन के लिए मीलों भटकने की जरूरत नहीं है। उसे बस एक अच्छी जगह, जैसे नदी का किनारा, पकड़ना है और वहीं जम जाना है। लेकिन समस्या यह थी, नदी का किनारा सबको चाहिए था। यहीं से जन्म हुआ एक नए विचार का, कब्जा। यह नदी मेरी है, यह जमीन मेरी है। जब कबीले एक जगह रुकने लगे तो उन्हें एक डर सताने लगा, अगर दूसरे समूह ने आकर हमारी नदी का जमीन छीन ली तो? इस डर ने समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। समूह के लोगों ने देखा कि उनमें से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, कौन है जो सबसे अच्छा भाला चलाता है। उन्होंने उसे चुना अपना सरदार। एक नया डील हुआ। आम लोग शिकार करेंगे, फल जमा करेंगे, लेकिन सरदार शिकार नहीं करेगा। उसका काम होगा रक्षा करना। बदले में कबीले के लोग उसे अपने हिस्से का सबसे अच्छा मांस, सबसे मीठा शहद और सबसे साफ पानी देंगे। दोस्तों, यह और कुछ नहीं, इतिहास का पहला टैक्स था। इंसान ने अपनी आजादी गिरवी रख दी, सिर्फ सुरक्षा के बदले। लेकिन एक अकेला सरदार पूरे कबीले को नहीं बचा सकता था। उसे अपनी फौज चाहिए थी। उसने कबीले के सबसे फुर्तीले और गुस्सैल नौजवानों को चुना। उन्हें अब शिकार पर जाने की जरूरत नहीं थी। उनका पेट कबीला भर रहा था। उनका बस एक ही काम था, कसरत करना और हथियार को धारदार बनाना। उन्होंने नई तकनीकें से सीखी, जानवर को कैसे घेरना है। ये तो वो जानते थे। अब उन्होंने सीखा कि इंसानों को कैसे घेरना है, छाती में भाला कैसे उतारना है। यह अब भीड़ नहीं थी, यह इतिहास की पहली ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी। अब सवाल यह है, क्या यह आर्मी सिर्फ डराने के लिए थी या इन्होंने सच में तबाही मचाई? इसका खौफनाक सबूत हमें मिलता है सूडान में नील नदी के किनारे, एक जगह जिसे जेबेल साहबा कहते हैं। यहाँ रेत के नीचे हमें 13,000 साल पुराना एक कब्रिस्तान मिला। वहां 61 कंकाल दफन थे।
लेकिन यह कोई आम मौत नहीं थी। वैज्ञानिकों ने जब माइक्रोस्कोप से देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। आधे से ज्यादा कंकालों की हड्डियों में तीर धंसे हुए थे, किसी की खोपड़ी में, किसी की छाती में। और मरने वाले सिर्फ मर्द नहीं थे, उनमें औरतें थीं और नन्हे बच्चे भी थे। ये दो कबीलों की छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। तीरों की दिशा बताती है कि हमलावरों ने उन्हें चारों तरफ से घेर कर मारा था, बिल्कुल एक सोची समझी मिलिट्री रणनीति के तहत। मकसद उन्हें हराना नहीं था, उन्हें जड़ से मिटाना, ताकि उनकी नदी और उनकी जमीन पर कब्जा किया जा सके। जेबेल साहबा ने साबित कर दिया कि इंसान अब जानवर नहीं, योद्धा बन चुका था। युद्ध अब एक सिस्टम बन गया था। लेकिन दोस्तों, अभी तक लड़ाई सिर्फ अच्छी जगह और जंगली फलों के लिए थी। क्या होगा जब इंसान जंगल छोड़कर खेती करना शुरू करेगा? क्या होगा जब वो अनाज के बड़े बड़े गोदाम भरेगा? अब लुटेरों को जंगल में भटकने की जरूरत नहीं होगी, उन्हें पता होगा कि खजाना कहाँ है। दोस्त, अब तक इंसान की जिंदगी एक दौड़ थी। सुबह उठो, भागो, शिकार करो और कंद मूल जमा करना। लेकिन आज से करीब 10,000 साल पहले इंसान के दिमाग में एक ऐसा विचार आया जिसने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने सोचा, मैं खाने के पीछे क्यों भाग रहा हूं? क्यों न खाने को जमीन से उपजाऊं? यही वो पल था जब इंसान ने अपना भाला नीचे रखा और जमीन में एक बीज बोया। उसने जंगल की उस जंगली घास को अपनाया जिसे आज हम गेहूं और जौ कहते हैं। यह था नियोलिथिक रेवोल्यूशन। लेकिन सच कहूं, कोई क्रांति नहीं थी, यह एक सुनहरा पिंजरा था। क्यों? क्योंकि जब आप शिकारी थे तो आप आजाद थे। खतरा महसूस होते ही आप दूसरी जगह भाग सकते थे। लेकिन अब आप फंस चुके थे। आपने महीनों मेहनत करके फसल उगाई थी, आपने पसीना बहाकर अनाज के बड़े बड़े गोदाम भरे थे। यह अनाज सिर्फ खाना नहीं था, यह उस जमाने का सोना था। यह दुनिया की पहली दौलत थी, और जहां दौलत होती है वहां उसे छीनने वाले भी आ जाते हैं। जंगलों में अभी भी ऐसे खूंखार कबीले थे जो खेती नहीं करते थे। उन्होंने देखा कि नदी के किनारे बसे हुए ये किसान मोटे और सुस्त हो गए हैं। उनके पास अनाज का भंडार है। अब इंसान को एक नए डर ने जकड़ लिया। अगर लुटेरे आए तो वे सिर्फ अनाज नहीं ले जाएंगे, वे मेरे बच्चों को मार देंगे और मेरी जमीन छीन लेंगे। इस डर ने इंसान को वह करने पर मजबूर किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने दीवारें खड़ी की। इतिहास में पहली बार जेरिको जैसे शहरों में पत्थर की विशाल दीवारें उठी। दोस्त, जरा सोचिए, उस जमाने में बिना मशीनों के 13 फीट ऊंची दीवारें क्यों बनाई गईं? बाढ़ रोकने के लिए? नहीं। जानवरों के लिए? बिल्कुल नहीं। ये दीवारें गवाही देती हैं कि बाहर दूसरे इंसान खड़े थे जो बातचीत करने नहीं, सब कुछ मिटाने आए थे। अब युद्ध का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं था, अब युद्ध का मतलब था दीवार के अंदर की दुनिया को बचाना। लेकिन क्या दीवारें उन्हें बचा पाईं? इसका सबसे खौफनाक सबूत हमें मिलता है जर्मनी की एक जगह पर, जिसे टालहाइम डेथ पिट कहते हैं। यहां पुरातत्वविदों को 7,000 साल पुराना एक गड्ढा मिला। उसमें 34 कंकाल एक के ऊपर एक फेंके गए थे। यह कोई कब्रिस्तान नहीं था, यह एक कूड़ेदान था लाशों का। जब इन हड्डियों की जांच हुई तो डरावने वाला सच सामने आया। इनमें मर्द थे, औरतें थीं और बच्चे भी थे। सबके सिर पर एक ही तरह के निशान थे, स्टोन एक्स के वार, और कईयों की पीठ पर तीर लगे थे। मतलब वो भाग रहे थे और उन्हें पीछे से मारा गया। ये जेबेल साहबा जैसी झड़प नहीं थी। यहां मकसद डराना नहीं था, यहां मकसद था पूरे गांव का सफाया। यह इतिहास का वह काला पन्ना है जो बताता है कि खेती ने हमें सभ्य तो बनाया, लेकिन हमारे युद्धों को क्रूर कर दिया। एक पूरा समुदाय खत्म कर दिया गया ताकि दूसरा समुदाय उनके खेतों पर कब्जा कर सके। क्या होगा जब खेत बचाने वाला इंसान दूसरों की जमीन जीतने का सपना देखने लगे? क्या होगा जब पत्थर की जगह धातु हाथ में आ जाए? दोस्त, अब तक इंसान जो लड़ाई लड़ रहा था वो पेट की लड़ाई थी। एक कबीला दूसरे कबीले को इसलिए मार रहा था क्योंकि उसे शहद चाहिए था, उसे फल चाहिए थे, या उसे नदी का पानी चाहिए था। लेकिन अब इतिहास का गियर बदलने वाला था। इंसान ने जमीन के नीचे एक ऐसा जादुई पत्थर खोज लिया था जिसे आग में तपाने पर वो लाल होता और ठंडा होने पर दुश्मन की खोपड़ी से भी ज्यादा मजबूत। यह था ब्रॉन्ज धातु। अब लड़ाई फल के लिए नहीं थी, अब लड़ाई थी
खदानों और संसाधनों के लिए, क्योंकि जिसके पास कॉपर और टिन की खदानें थीं, उसके पास ब्रॉन्ज था, और जिसके पास ब्रॉन्ज था उसके पास शक्ति थी। लकड़ी और पत्थर के भालों का जमाना गया। अब मैदान में वो सैनिक उतर रहे थे जिनके हाथों में ब्रोंज की तलवारें थीं, जो सूरज की रोशनी में चमकती थीं और दुश्मन को देखते ही अंधा कर देती थीं। उनके सिर पर तांबे के हेलमेट थे जिन पर पत्थर के वॉर का कोई असर नहीं होता था। अब युद्ध कोई पार्ट टाइम काम नहीं रहा कि खेती छोड़ी और लड़ने चले गए। अब युद्ध एक प्रोफेशन बन चुका था। शहरों के बीच से सिटी स्टेट्स का उदय हुआ, जैसे कि मेसोपोटामिया में सुमेर और मिस्र। यहाँ पहली बार एडमिनिस्ट्रेशन और रॉयल पैलेसेज बने। राजा अब सिर्फ कबीले का मुखिया नहीं था, वह अब भगवान का प्रतिनिधि था। अब युद्ध खेत या अनाज के लिए नहीं, हथियारों की शक्ति दिखाने और नए इलाकों पर आक्रमण करने के लिए होने लगा। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें मिलता है आज के इजराइल के पास, एक जगह पर जिसे कहते हैं मेगिद्दो, जहां 1457 ईसा पूर्व एक घमासान युद्ध हुआ था। यह इतिहास का पहला युद्ध है जिसका लिखित रिकॉर्ड मौजूद है। जरा उस समय के यह युद्ध के मैदान को देखिए। एक तरफ था प्राचीन मिस्र का बाहुबली राजा थुतमोस III, दूसरी तरफ थे कनान, आज का इजराइल, सीरिया और लेबनान के कई राजाओं का गठबंधन। यह उस जमाने का वर्ल्ड वॉर था। मिस्र को अपनी पावर दिखानी थी और इन राजाओं को हराना था, लेकिन बीच में एक मुसीबत थी, संकरा पहाड़। दुश्मन की विशाल सेना को यकीन था कि थुतमोस सीधे और चौड़े रास्ते से आएगा, लेकिन थुतमोस ने वो किया जो एक चालाक सेनापति करता है। उसने अपनी सेना को एक ऐसे नैरो पासेस से निकाला जो यह एक बेहद संकरा रास्ता था, जहां एक बार में सिर्फ एक घोड़ा निकल सकता था। रिस्क बहुत बड़ा था। अगर दुश्मन को पता चल जाता तो मिस्र की सेना वहीं खत्म हो जाती। लेकिन सरप्राइज, अगली सुबह जब कनान के राजाओं ने अपनी आंखें खोलीं तो उनके होश उड़ गए। मिस्र की सेना उनके सामने नहीं बल्कि उनके ठीक पीछे खड़ी थी। और फिर थुतमोस ने अपना सबसे खतरनाक हथियार निकाला, 1000 युद्ध रथ। ये उस जमाने का टैंक या फाइटर जेट समझ लीजिए। जैसे बाहुबली 2 में भलाल देव तेज रफ्तार रथों को दुश्मन की सेना में चीरते हुए देखा। रथों के पहियों से उड़ी धूल ने युद्ध मैदान को ढक लिया। इन रथों पर सवार तीरंदाजों ने बाणों की बारिश कर दी और मिस्र के सैनिकों के हाथ में थी कोपेश दरांती जैसी मुड़ी हुई तलवार। मिस्र का सैनिक इसे दुश्मन की ढाल में फंसाता, जोर से खींचता और ढाल हटते ही खेल खत्म। दुश्मन की सेना में भगदड़ मच गई। राजा अपने सोने के रथ, अपने कपड़े और अपने तंबू छोड़कर मेगिद्दो शहर की दीवारों के पीछे भाग खड़े हुए। मैदान साफ था, मिस्र जीत चुका था। उस दिन दुनिया ने देख लिया कि अब युद्ध भीड़ से नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी और टेक्नोलॉजी से जीता जाता है। दोस्त, ये युद्ध तो केवल टेलर था। जरा सोचिए कैसे एथेंस के मुट्ठी भर आम नागरिकों ने पर्शिया की उस विशाल सेना को धूल चटा दी जिसे दुनिया का कोई राजा नहीं रोक पाया था। दोस्तों, 1200 ईसा पूर्व के आसपास आते आते दुनिया की सिनेरियो बदल गई। अब राजा महलों की बालकनी से खड़ा होकर जब अपनी सीमा देखता था तो उसे पेट की चिंता नहीं थी। उसके दिमाग में एक नई और खतरनाक हवस जाग चुकी थी, अपने राज्य का एक्सपेंशन। उसने देखा कि अगर वो पड़ोसी राज्य को हराएगा तो उसे सिर्फ जमीन नहीं मिलेगी, उसे मिलेंगे हजारों नए लोग और वो लोग उसे देंगे टैक्स, और उस पैसे से वो बनाएगा दुनिया की सबसे बड़ी सेना। युद्ध अब जरूरत नहीं, पॉलिटिक्स बन चुका था। इस नई विस्तार नीति का सबसे भयानक रूप हमें देखने को मिला आज के इराक में। यह थी असीरियन एम्पायर, अपने समय के सबसे खूंखार साम्राज्य। इन्होंने दुनिया को एक नया पाठ पढ़ाया। असीरियन जानते थे कि हजारों लोगों को मारना मुश्किल है, लेकिन करोड़ों लोगों को डराना आसान है। उन्होंने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की शुरुआत की। उस साम्राज्य के राजा का कहना था कि दुश्मन को सिर्फ हराओ मत, उसे इतना डरा दो कि उसकी आने वाली 7 पुश्तें भी तलवार उठाने से कांपे। इनका युद्ध करने का तरीका सचमुच उस समय के सबसे अजीब थे। यह राजा जब किसी के राज्य पर हमला करना होता था तो वह सबसे पहले शहर को असीरियन सेना उसे घेर लेती, फिर सप्लाई लाइन काटी जाती ताकि उस दुश्मन राज्य में बाहर से पानी और अनाज नहीं लाया जाए। भूख से शहर कमजोर हो जाता। फिर आते थे उनके विशाल घेराबंदी यंत्र, लकड़ी के चलित टावर
और लोहे की नोक वाले भारी बैटिंग रैम्स, जिसके द्वारा दीवारें को तोड़ा जाता और दरवाजे को गिराया जाता और फिर शुरू होता पूर्ण सफाया। लेकिन असली हथियार तलवार नहीं था, डर था। वे जीत के बाद ऐसी क्रूरता दिखाते कि उसकी खबर अगली सीमा तक पहुंच जाए। लेकिन दोस्तों, क्या हर युद्ध सिर्फ राजा के लालच के लिए था? नहीं। इतिहास में एक ऐसा मोड़ भी आया जहां इंसान ने राजा के लिए नहीं, बल्कि अपनी पहचान के लिए तलवार उठाई। चलिए चलते ग्रीस देश। साल था 490 ईसा पूर्व। जगह था मैराथन का मैदान। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। समुद्र का पानी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वहां पेर्शिया के 600 जंगी जहाज खड़े थे। उन जहाजों से उतर रही थी 25,000 से ज्यादा सैनिकों की विशाल सेना। उनका मकसद साफ था, एथेंस को जलाना और लोगों को गुलाम बनाना। एथेंस आज के ग्रीस देश में स्थित एक प्राचीन शहर राज्य, एजियन सागर के किनारे बसा हुआ। और उन्हें रोकने के लिए कौन खड़ा था? सिर्फ 10,000 एथेंस के नागरिक। इनमें कोई पेशेवर सैनिक नहीं था। कोई किसान था, कोई कुम्हार था, कोई कवि था। गणित के हिसाब से एथेंस को हार मान लेनी चाहिए थी, लेकिन यहां फर्क जज्बे का था। फारस का सैनिक लड़ रहा था क्योंकि उसे तनख्वाह मिल रही थी या उसे अपने राजा के कोड़े का डर था। लेकिन एथेंस का नागरिक कह रहा था, मैं किसी राजा का नौकर नहीं हूं, ये मेरा शहर है। अगर मैं हारा तो मेरे बच्चे गुलाम बनेंगे, मेरी औरतों की इज्जत जाएगी। और फिर उन्होंने वो किया जो इतिहास में किसी ने नहीं किया था। फारस के तीरंदाज दुनिया में सबसे बेहतरीन थे। वो दूर से ही दुश्मन को खत्म कर देते थे। उनसे बचने के लिए एथेंस के इन आम नागरिक सैनिकों ने एक गजब की युद्ध तकनीक अपनाई। एथेंस के सैनिक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। हर सैनिक की बड़ी गोल ढाल उसके बाएं साथी को भी ढक रही थी। सैकड़ों ढालें जुड़कर एक सीधी दीवार बन गई। आगे निकले लंबे भाले एक साथ। इसे कहते थे फालैक्स फॉर्मेशन, जहां कोई अकेला नहीं लड़ता था, पूरा समूह एक शरीर बनकर आगे बढ़ता था। फारसी सैनिक हल्के कवच में थे, दूरी से तीर चलाने में माहिर। लेकिन जब यह ढालों की दीवार उन पर टूटी तो उनकी पंक्तियां बिखर गईं। 6,000 फारसी मारे गए। एथेंस के सिर्फ 192। फारस की विशाल सेना अपनी जान बचाकर जहाजों की तरफ भागी। यहीं से कबीलाई सोच खत्म हुई और देशभक्ति का जन्म हुआ। इंसान ने सीख लिया कि जब वो अपनी जमीन को मातृभूमि मानता है तो एक साधारण किसान भी दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को धूल चटा सकता है। जब एथेंस के मुट्ठी भर सैनिकों ने विशाल पर्शिया सेना को युद्ध के मैदान में धूल चटा दिया तो क्या उस समय भारत शांत बैठा था? क्या हमारी सप्त सिंधु की धरती पर केवल यज्ञ ही जल रहा था? सबसे पहले चलते हैं 4,500 साल पीछे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। हमें बताया गया कि ये लोग व्यापारी थे, योद्धा नहीं, क्योंकि हमें वहां कोई बड़ी तलवारें या भयानक हथियार नहीं मिले। लेकिन दोस्तों, जरा उनकी दीवारों को देखिए। यदि अपने मेरे हालिया इंडस वैली वाले वीडियो देखा होगा तो जानते होंगे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहर 2 हिस्सों में बंटे थे, एक आम लोगों के लिए और एक ऊंचा हिस्सा दुर्ग। और इस दुर्ग के चारों तरफ मोटी और ऊंची दीवारें थीं। सवाल यह है, अगर कोई दुश्मन नहीं था तो दीवारें किसके लिए? ये दीवारें गवाही देती हैं कि उस समय भी डर मौजूद था। हो सकता है बाहर के लुटेरे हों या आपस के संघर्ष। लेकिन फिर समय बदला। हड़प्पा की ईंटें ढह गईं और समय 1500 ईसा पूर्व के मैदान में आए आर्य। इस समय युद्ध गायों और चरागाहों के लिए था और ऋग्वेद में युद्ध का नाम गविष्टि उल्लेख होता है, यानी गायों के लिए लड़ाई। लेकिन यह सिर्फ छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। रावी नदी के किनारे दुनिया का एक महायुद्ध लड़ा गया, जिसे ऋग्वेद में दशराजन युद्ध कहते हैं। एक तरफ राजा सुदाश और दूसरी तरफ 10 राजाओं का गठबंधन। राजा सुदाश ने अपनी रणनीति और इंद्र देवता के आशीर्वाद से उन 10 को हरा दिया। समय का पहिया घूमा और हम पहुंचते हैं 600 ईसा पूर्व में। अब कबीले खत्म हो चुके थे, अब बन चुके थे महाजनपद गांधार, कुरु, पांचाल, कोसल। लेकिन इन सब में एक राज्य ऐसा था जिसकी नजरें सिर्फ जमीन पर नहीं, पूरे भारत पर थीं। आज का बिहार, तब का मगध। यहां एंट्री होती है एक विजनरी राजा की, बिंबिसार। बिंबिसार ने समझा कि कबीले की सेना से काम नहीं चलेगा। उसने भारत की पहली स्टैंडिंग आर्मी बनाई। उसने शादी और युद्ध दोनों को हथियार बनाया।
और फिर आया उसका बेटा अजात शत्रु। उसने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक ऐसा किला बनाया जिसे जीतना नामुमकिन था। यही किला आगे चलकर दुनिया का सबसे महान शहर बना, पाटलिपुत्र, आज का पटना। अजात शत्रु जानता था कि वैशाली जैसे मजबूत दुश्मनों को हराने के लिए सिर्फ तलवारें काफी नहीं हैं, उसे एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए थी। और उसने वो आविष्कार किए जिन्हें देखकर आज हम हैरान रह जाते हैं। क्या आपने फिल्म बाहुबली देखी है? उसमें भल्लाल देव का वो रथ याद है जिसके आगे पंखे जैसा ब्लेड लगा था? इतिहास गवाह है, वो कल्पना नहीं थी, उसे अजात शत्रु ने हकीकत में बनाया था। उसका नाम था रथ मूसल। एक ऐसा रथ जो भीड़ में घुसता था और बिना रुके दुश्मनों को काटता चला जाता था। और दूसरा हथियार था महाशिला कंटक, एक विशाल गुलेल जो बड़े बड़े पत्थरों को तोप के गोले की तरह फेंकता था। दोस्तों, अजात शत्रु ने मगध को ताकत दी, लेकिन नंद वंश ने उसे एक राक्षस बना दिया। उस समय मगध की गद्दी पर बैठा था धनानंद, एक क्रूर और घमंडी राजा। लेकिन ताकत घमंडी के पास टिकती नहीं। धनानंद ने एक ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया। चाणक्य ने अपनी शिखा खोली और कसम खाई, जब तक इस वंश को उखाड़ नहीं फेंकूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। उन्हें मिला एक साधारण बालक, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य की नीति और चंद्रगुप्त की तलवार ने मिलकर मगध के इतिहास को पलट दिया। अत्याचारी शासन खत्म हुआ और मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। लेकिन असली गौरव का पल तब आया जब सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस वापस आया। उसे लगा भारत कमजोर है, लेकिन इस बार उसका सामना चंद्रगुप्त से हुआ। परिणाम, सेल्यूकस को न सिर्फ हार माननी पड़ी, बल्कि अपने 4 बड़े राज्य काबुल, कंधार, हेरात भारत को देने पड़े। जो दुनिया जीतने आए थे वो भारत के सामने नतमस्तक हो गए। पहली बार अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण तक भारत एक झंडे के नीचे आया। यह था अखंड भारत। लेकिन दोस्तों, इतिहास में एक ऐसी भी उन्नत सभ्यता थी जो कहा जाता है कि एक ही रात में समुद्र की गहराइयों में डूब गई। वह थी अटलांटिस सभ्यता।